अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाज़िर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं ईटीवी इंडिया। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। केजरीवाल ने एहतजाज किया खत्म, जीत का किया दावा, अवाम में भी जोशो खरोश। जेटली ने केजरीवाल को बेर्राज तौर पर बागी करार दिया, वजीर आला पर अनारकी फैलाने का आयद किया इल्जाम। टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरे वनडे का आगाज, मेजबान टीम ने टॉस जीतकर मेहमान टीम को दी बल्लेबाजी की दावत। और पाकिस्तान के शहर क्वेटा में 20 शिया जायरीन हलाक, 31 अफराद जख्मी, महलूकीन में खवातीन और बच्चे भी शामिल। खबरें तफसील से। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ एहतजाज जीत के दावे के साथ खत्म कर दिया है। दूसरी जानिब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 2 पुलिस अफसरों को रुखसत पर जाने के अहकामात जारी कर दिए हैं। मरकज और दिल्ली हुकूमत के दरमियान जारी तसादुम का हल निकल आया है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की मदाखलत के बाद वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया। केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस को रियासती हुकूमत की निगरानी में देने का मुतालबा करते हुए दिल्ली के हसास इलाके रायसीना हिल में रेल भवन के रूबरू एहतजाज शुरू किया था। आम आदमी पार्टी ने 3 अलग अलग मामलात में दिल्ली के 3 SHO और 2 ACPs के खिलाफ कार्रवाई का मरकज से मुतालबा किया था। जवाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 2 पुलिस ओहदेदारों को रुखसत पर जाने की हिदायत दी है।
लेफ्टिनेंट गवर्नर के अहकामात को केजरीवाल ने आम आदमी की जीत से ताबीर करते हुए एहतजाज को खत्म करने का ऐलान किया। कि आज दिल्ली के लोगों की जीत हुई है। नगर के सारे मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। अभी अभी एक अपील जारी की है। एलजी महोदय ने कहा है कि गणतंत्र दिवस की पवित्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती के मद्देनजर मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ धरना खत्म करें। उन्होंने कहा है, उन्होंने हमारी मांगे आंशिक तौर पर मानी है। इस दौरान बीजेपी ने केजरीवाल की जीत के दावे को मुस्तरद कर दिया। दिल्ली बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे जमहूरियत की तौहीन करार दिया। दिल्ली के लोगों की भी हार है, ये देश की भी हार है, और मैं ये समझता हूं कि आजाद भारत के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सड़क के ऊपर बैठकर देश के संविधान की और देश के गणतंत्र की इतनी ज्यादा बेइज्जती की हो, उसका इतना ज्यादा अपमान किया हो, आम आदमी के नाम पर आम आदमी को इतना ज्यादा तकलीफ दी हो। और दूसरी जानिब दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस मामले के हल में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इंतहाई अहम रोल अदा किया है। बताया जाता है कि केजरीवाल के धरने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुलजिम पुलिस अफसरान के बारे में मालूमात हासिल की। जरा के मुताबिक एलजी ने वजीर आला से वादा लिया था कि कार्रवाई के ऐलान के बाद केजरीवाल अपना एहतजाज खत्म कर देंगे। बताया जाता है कि एलजी की जानिब से इस तरह की पेशकश आने के बाद आम आदमी पार्टी की सियासी उमूर की कमेटी का 1 घंटे तवील इजलास चला, जिसके बाद वजीर आला केजरीवाल ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया। यहां यह बात काबिल जिक्र है कि दिल्ली पुलिस का कंट्रोल दिल्ली की रियासती हुकूमत के पास नहीं बल्कि मरकजी हुकूमत के हाथों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। दिल्ली के अवाम ने भी केजरीवाल के धरने को कामयाब और संगेमील करार दिया। दिल्ली के अवाम ने इसे आम आदमी की जीत बताया। तो आगे और आने वाले टाइम में पता लगेगी कितनी हमें मिल रही है, कितनी नहीं। अभी तो आश्वासन उन्होंने हमें पूरा दे दिया है कि हम इस जो भी प्रॉब्लम्स हैं सबको सॉर्ट आउट कर देंगे। और काफी हद तक उन्होंने बताया कि जो भी लोग जिन्होंने जलाया था उस लेडी को, वो लोग पकड़े गए हैं, उन्हें बंद कर दिया। और आगे का जो भी रहेगा उसके लिए हम लोग दिल्ली पुलिस से शुभकामनाएं चाहेंगे अपने लिए, कम से कम वो हमारा आगे आने वाले टाइम में साथ देगी। ये दिल्ली के आम आदमी की जीत है जी, जिस पर ये एक प्रशासन कितना अपना जिद पर अड़ा हुआ था कि वो दिल्ली की जनता को कुछ मान ही नहीं रहा था। और आज आम आदमी के प्रेशर से ही ये कुछ संभव हुआ है जो आंशिक एलजी ने आश्वासन दिया है। बिल्कुल हासिल हुआ है। और दिल्ली पुलिस तो अक्सर तानाशाही और रवैया अपनाए बैठी थी, और ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है, दिल्ली में पहली बार हुआ है कि कम से कम हम लोग, अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे लीडर हैं, तो हम लोग तो बिल्कुल सही लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन देर से अकल आई है उनकी। ये काम तो इनको परसों कर देना चाहिए। हम लोग इससे खुश हैं इससे। और मुझे बहुत हर्ष हो रहा है अपने ऊपर कि आज केजरीवाल जी की जीत नहीं, सारे लोगों की जीत है, पूरे देश की जीत है। और इस परिवर्तन को जो बदलना चाह रहे थे, इसी आंदोलन के जरिए बदलेगी। मैं ये कहता हूँ केजरीवाल ही नहीं, हर एक आदमी इतना प्रसन्न होगा इस चीज से, इतना खुश होगा, इतना हर्षफुल होगा कि मैं बयान नहीं कर सकता। ये आवाम की जीत है, उन लोगों की जीत है जिनकी कोई सुनता नहीं था। इस बार सुनने लगे हैं लोग, और इस धरने से लोकतंत्र बहुत मजबूत हुआ। आम आदमी पार्टी के धरने और एहतजाज के दौरान कई बार हालात बेकाबू होते नजर आए। आप कारकुनों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। एहतजाजियों ने बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की। बैरिकेड्स को बरकरार रखने के लिए पुलिस एहलकारों और एहतजाजियों के बीच जोर आजमाई भी हुई। रेल भवन के करीब पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। आप लीडरों का कहना है कि लाठीचार्ज में उनकी पार्टी के कई कारकुन जख्मी हुए, लेकिन पुलिस लाठीचार्ज से इनकार कर रही है। खबर रसाई एजेंसी पीटीआई के मुताबिक लाठीचार्ज में 2 पुलिस एहलकारों के बशमूल 12 अफराद जख्मी हुए हैं।
हमारे टांगों में तुम्हारे उनकी कमर में पिछवाड़े में तुम्हारे ऐसे 50 लोग घायल हुए हैं और इतने लटमारे बेचारे को कहा मैं यही मरूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। डॉक्टरों ने चेक भी कर लिया लेकिन अभी ठीक है। और ये बीजेपी के सीनियर लीडर अरुण जेटली ने आम आदमी पार्टी पर दिल्ली में अनारकी फैलाने का इल्जाम आयद किया। जेटली का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने यौम जमहूरिया तकारीब में खलल डालने की धमकी देकर गलत नजीर पेश की है। अंदर पूर्ण रूप से अराजकता की स्थिति बनी हुई है। अराजकता वो व्यवस्था है कि जब समाज में जो स्थापित नियम और परंपराएं हैं उनका पालन न किया जाए, उनको अस्वीकार कर दिया जाए। कोई बागी व्यक्ति ये कह सकता है, लेकिन एक शासन, एक सरकार, एक मुख्यमंत्री जिसके ऊपर जिम्मेवारी है कि कानून के राज्य के अनुकूल देश चले और शहर चले, वो कभी ये परिस्थिति नहीं कर सकता। कोई नया राजनीतिक दल बने और उसकी कल्पना हो कि मैं देशव्यापी बनूं और आरंभ में कहे कि गणतंत्र दिवस का एक प्रकार से डिस्टर्बेंस किया जाएगा, उसमें रुकावट पैदा की जाएगी, ये अपने आप में स्वीकृत नहीं है। दिल्ली के असेंबली चुनाव में तयशुदा रकम 14 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करने का केजरीवाल और उनकी काबीना के वजीर कानून सोमनाथ भारती पर इल्जाम लगाया जा रहा है। इस सिलसिले में वजीर आला अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के वजीर कानून के खिलाफ हाईकोर्ट में बीजेपी ने एक अर्जी दाखिल की है। 2 बीजेपी लीडरों ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल करदा अपनी 2 अलग अलग अर्जदास्तों में अरविंद केजरीवाल और वजीर कानून सोमनाथ भारती के इंतखाब को खारिज करार देने की दरख्वास्त की है। अरविंद केजरीवाल और सोमनाथ भारती के मद्देमुकाबिल शिकस्त खाने वाले दिल्ली बीजेपी के साबिक सदर विजेंद्र गुप्ता और आरपी मेहरा आम आदमी पार्टी के लीडरों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट से रुजू हुए हैं। केजरीवाल जी पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 23 नवंबर को अपने चुनाव अभियान के दौरान जंतर मंतर रोड पर एक कार्यक्रम किया था जिसमें वो उपस्थित थे और जिसका खर्चा करोड़ों रुपए में था। श्री अरविंद केजरीवाल ने जो अपना चुनाव का खर्चा कानून के अनुसार 30 दिन के अंदर दाखिल किया है रिटर्निंग ऑफिसर के सामने, उसके अंदर उन्होंने जो भी खर्चा उस पर हुआ वो नहीं दिखाया है और जो खर्चा हुआ वो करोड़ों रुपए में है। और अगर वो खर्चा श्री अरविंद केजरीवाल जी के खर्चे में शामिल कर दिया जाए, केजरीवाल जी ने 4 लाख का खर्चा बताया अपने चुनाव कानून के अनुसार, जबकि सीमा 14 लाख की है, तो वो खर्चा अगर उनके अकाउंट में चला जाता है तो वो 14 लाख की सीमा पार कर जाते हैं और कानून के अनुसार तय सीमा से ज्यादा खर्चा करना एक कानूनी अपराध है, भ्रष्ट आचरण है। और जो व्यक्ति ये भ्रष्ट आचरण करता है, हाईकोर्ट उसका चुनाव रद्द कर सकता है और उसको 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर सकता है। शशि थरूर की शरीक हयात सुनंदा पुष्कर की मौत की वजह पॉइजनिंग बताई गई है। केस की जांच कर रहे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जहरीले असर की वजह से ही सुनंदा की मौत वाकई हुई है। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में पुलिस ने फिलहाल शशि थरूर को क्लीन चिट नहीं दी है। मजिस्ट्रेट ने पुलिस को पॉइजनिंग की वजह मालूम करने की हिदायत दी है। मजिस्ट्रेट ने सुनंदा की मौत की कत्ल और खुदकुशी के जाविये से भी जांच करने को कहा है। दिल्ली पुलिस के जराये के मुताबिक केस की जांच कर रहे अफसर ने अपनी रिपोर्ट में सुनंदा और शशि थरूर के कशीदा रिश्तों का भी हवाला दिया है। रिपोर्ट दिल्ली के सरोजनी नगर पुलिस स्टेशन के SHO के हवाले कर दी गई है। केस की जांच कर रहे मजिस्ट्रेट चाहते हैं कि पुलिस सुनंदा को खुदकुशी के लिए मजबूर किए जाने के इम्कानात की भी जांच करे। पुलिस जराये का कहना है कि मरकजी वजीर शशि थरूर के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई है क्योंकि उनके खिलाफ किसी ने भी इल्जामात नहीं आयद किए हैं। अब पुलिस एंटी डिप्रेसेंट का ओवरडोज लेने के लिए सुनंदा को मजबूर करने वाले अवामिल और हालात का पता लगाने की कोशिश करेगी। याद रहे कि सुनंदा पुष्कर ने जहनी तनाव को कम करने वाली दवा एल्जोलम का ओवरडोज लिया था, जिसके नतीजे में उनकी मौत हुई। ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज के डॉक्टरों की 3 रुकनी टीम ने सुनंदा की लाश के पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट पीर के रोज मजिस्ट्रेट के हवाले की थी। रिपोर्ट में सुनंदा की पुरअसरार मौत की वजह जहनी तनाव को कम करने वाली दवा का जायद इस्तेमाल बताया गया था। रिपोर्ट में सुनंदा के खून में अल्कोहल की मौजूदगी को मुस्तरद कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सुनंदा के चेहरे और हाथों पर दर्जनों जख्मों के निशान पाए गए, लेकिन जख्मों को मौत की वजह करार नहीं दिया गया। दिल्ली पुलिस ने लीला होटल के कमरा नंबर 345 के CCTV फुटेज की भी छानबीन की। फुटेज के मुताबिक 16 जनवरी के बाद सुनंदा अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली थीं।
आखिरी बार उन्हें होटल की लॉबी में देखा गया था जब वो एक कॉल मौसूल करने के लिए आई थीं। दिल्ली पुलिस ने सुनंदा के ट्विटर अकाउंट की भी जांच की है। उनकी ट्वीट्स और कमेंट्स की भी जांच की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। सुनंदा पुष्कर के फर्जंद शिव मेनन ने अपनी मां की खुदकुशी की बात को गैर वाजिब करार दिया। अपनी मां की मौत के बाद पहली बार मीडिया से बात करते हुए शिव मेनन ने कहा कि सुनंदा बुलंद हौसला थी। ये बात हर मिलने वाला जानता था। उन्होंने शशि थरूर और उनकी मां के दरमियान कशीदगी की खबर को भी मुस्तरद कर दिया। उत्तराखंड असेंबली में मरकज की तर्ज पर लोक आयुक्त बिल पास किया गया। ये नया बिल साबिका बीजेपी हुकूमत के बिल की जगह लेगा। बीजेपी अरकान असेंबली ने बिल की मुखालफत करते हुए असेंबली से वॉकआउट किया। नए बिल के मुताबिक लोकायुक्त 4 अफराद पर मुश्तमिल होगा। हाईकोर्ट के साबिक जज लोकायुक्त की क़यादत करेंगे। 4 रुकनी पैनल में 2 का ताल्लुक अदलिया से और 2 अरकान का ताल्लुक दूसरे शोबे हयात से होगा। 3 बहुत अहम कानून पारित किए हैं। एक लोकायुक्त कानून बनाया है जो कि संसद द्वारा पारित लोकपाल के तर्ज पे बनाया गया है और जिसको सारे राष्ट्रीय दलों का और अन्ना हजारे का समर्थन है। वो कानून हमने उसको आज इस राज्य में लागू किया है। मैं ये कह सकता हूँ कि आज उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिसने संसद द्वारा पारित लोकपाल की तर्ज पे लोकायुक्त कानून बनाया है। इस कानून में बहुत ज्यादा छेद हैं जिसको वर्तमान सरकार ला रही है। यहाँ के भ्रष्टाचार से लड़ने में सक्षम कानून जो माननीय खंडूरी जी की सरकार लाई थी वही था, इसलिए हमने इसका विरोध किया है। इसमें धारा 53-54 इतनी खतरनाक धाराएं हैं, उन धाराओं को अगर लागू हो रहा है जैसे एक्ट इन्होंने कर दिया, उसके प्रदेश का अहित हो जाएगा और इसकी अपील सिविल कोर्ट में जाने के लिए भी मनाही कर दिया है जो लोकायुक्त के सामने आएंगे। यानी कि रोने भी नहीं देंगे और भागने भी नहीं देंगे, ये वाली स्थिति पैदा कर दी है। इसलिए मुरादाबाद की पोटा अदालत ने 3 नौजवानों को बरी कर दिया है। इन तीनों को मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस होने के इल्जाम में 2002 में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने तीनों को खातिरख्वाह सबूत न होने की बिना पर रिहा किया है। मुलजमीन को 11 साल बाद रिहाई मिली। मुरादाबाद में पोटा के खुसूसी अदालत के जज रूप किशोर गुप्ता ने पोटा एक्ट के तहत गिरफ्तार 3 नौजवानों को खातिरख्वाह सबूत न होने की बिना पर रिहा कर दिया। जावेद, ताज मोहम्मद और मकसूद पर पोटा के तहत लगाए गए तमाम इल्जामात को भी अदालत ने खारिज कर दिया है। दहशतगर्दी और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के तहत गिरफ्तार इन तीनों नौजवानों को 11 साल बाद रिहाई नसीब हुई है। रामपुर पुलिस ने दहशतगर्दाना सरगर्मियों के इल्जाम में तीनों को गंज कोतवाली से 2002 में गिरफ्तार किया था। मैं अरेस्ट किया 4 लोगों को, उसमें जावेद और गुड्डू और आपका ताज मोहम्मद, मकसूद और मुमताज मियां, ये चारों मुलजिम पकड़े गए। तो इनसे कोई खास चीज बरामद नहीं हुई, सिर्फ फोटो स्टेट और कुछ हाथ के लिखे हुए लेटर्स वगैरह मिले इनसे। एक आध नक्शा उसे दिखा दिया कि साहब ये वहां का कैंट का नक्शा है, या गतिविधियां जो होती हैं, मूवमेंट होता है मिलिट्री का, उसकी गतिविधियों का वो है ब्यौरा है। कुछ रसीद वगैरह दिखाई कि साहब ये उसकी फैक्स की रसीदें हैं और ये सब जो है ISI पाकिस्तान को भेजते थे। ये एलिगेशन इन पे लगाया गया। इन मुलजिमीन के अलावा STF ने मुमताज मियां नामी शख्स को भी गिरफ्तार किया था। ताम चार्जशीट पेश करने के बाद मुमताज पर से पोटा हटा लिया गया था। इस मामले में मरकजी हुकूमत की रिव्यू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पोटा के इतलाक को गलत बताया था। वकील दिफा का कहना है कि STF ने नौजवानों पर जो संगीन इल्जाम आयद किए थे वो अदालत में साबित नहीं हो पाए। अब ट्रायल में ऐसा था कि जो प्रोसिक्यूशन अभियोजन पक्ष था उसने जितनी एविडेंस थी, कई बार ये कोशिश की कि ये जो किसके हाथ के लिखे हुए हैं हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से मिलान करने की कोशिश कराई। इनके भी यानी हैंडराइटिंग लिए गए, मगर 3 बार हैंडराइटिंग लेने के बाद भी वो हैंडराइटिंग जो है इनके हस्तलेख से मिलान नहीं कर पाई।
इस मामले की कार्रवाई मुरादाबाद की खुसूसी पोटा अदालत में 11 साल तक चली। इल्जामात की संगीनी की वजह से इन नौजवानों को जमानत भी नहीं मिल पाई। आखिरकार 11 साल बाद इन्हें इंसाफ मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खुदसाख्ता मजहबी रहनुमा आसाराम के बेटे नारायण साई की एक करीबी साथी जमुना ने पुलिस के रूबरू खुद सुपुर्दगी इख्तियार की। बताया जाता है कि जमुना नारायण साई के एक बच्चे की मां भी है। नारायण साई पर 2 बहनों के साथ जिनसी हिरासनी का इल्जाम आयद है। इसी केस में पुलिस को जमुना मतलूब थी। सूरत की डीएसपी शोभा का कहना है कि जमुना की खुद सुपुर्दगी के साथ ही उसे गिरफ्तार किया जा चुका है और उसे आज बुध को अदालत में पेश किया जाएगा। जमुना ने कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया है और पहले भी मैंने बताया हुआ है कि इनके जो साधक है बिल्कुल चुस्त साधक है। जमुना जिसके घर पे रुकी थी उसको उसने राखी बांधी हुई थी उसके बताने के मुताबिक। तो हमें इन्फॉर्मेशन कहीं भी किसी भी एंगल से मिल नहीं पाई थी। जो हम टेक्निकल यूसेज हमारा जो मोबाइल के आधार पे होगा या बाकी सभी जो चीजें थी उसका उन लोगों ने ध्यान रखा था और वो बाहरी किसी भी व्यक्ति से संपर्क में नहीं थी। एनसीपी सरबराह शरद पवार अब लोकसभा के जरिए नहीं राज्यसभा के दरवाजे से ऐवान इख्तिदार में दाखिल होंगे। शरद पवार 24 जनवरी को राज्यसभा की रुकनीत के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। राज्यसभा की 7 नशिस्तों की मियाद 2 अप्रैल को खत्म हो रही है। इन 7 नशिस्तों के लिए 7 फरवरी को इंतखाबात होने हैं। शरद पवार फिलहाल लोकसभा मेंबर हैं और वो मगरबी महाराष्ट्र के हल्के मधा से मुंतखब हैं। पवार का कहना है कि वो राज्यसभा में रहते हुए पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वक्त दे सकेंगे। सब्सिडी वाले रसोई गैस के सिलेंडरों की तादाद 9 से 12 करने के सिलसिले में मरकजी काबीना इसी हफ्ते फैसला कर सकती है। मरकजी वजीर पेट्रोलियम वीरप्पा मोइली ने कहा कि वजीर आजम से सिलेंडरों की तादाद 12 करने के सिलसिले में राहुल गांधी के मुतालबे के पेश नजर उन्होंने काबीनी नोट तैयार कर लिया है। काबीना की मीटिंग इसी हफ्ते मुतवक्किल है। मोइली ने कहा कि एलपीजी के 15 करोड़ सारिफीन में से 89.2% सारिफीन ही साल भर में 9 सिलेंडर तक इस्तेमाल करते हैं, जबकि महज 10% को 9 से ज्यादा सिलेंडर मार्केट रेट पर खरीदने पड़ते हैं। राहुल गांधी ने एआईसीसी इजलास में खिताब के दौरान वजीर आजम से रसोई गैस की सब्सिडी वाले सिलेंडरों की तादाद 12 करने का मुतालबा किया था। हिंदुस्तानी शादी की अपनी एक अलग पहचान है। यहाँ के रस्म रिवाज इस कदर जाज़िबुल नजर है कि ये कशिश जापान के एक जोड़े को हिंदुस्तान खींच लाए। जापानी जोड़े ने हिंदुस्तानी रस्म रिवाज के मुताबिक बिहार के गया में अपनी शादी रचाई, जिसमें मकामी लोगों ने बढ़ चढ़ कर शिरकत की। जापानी जोड़ा हिंदुस्तानी रस्म रिवाज के मुताबिक शादी करके काफी मुतमईन नजर आया। राजस्थान के मुख्तलिफ कारखानों में काम कर रहे 97 बच्चे मजदूरों को आजादी दिलाई गई। जयपुर के डीएम किशोर कनाल के मुताबिक बिहार के गया, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा, वैशाली, नालंदा, पटना, मुजफ्फरपुर और नवादा से ताल्लुक रखने वाले इन बच्चा मजदूरों को उनके मुतल्लिका अजला में बाज़ाबतकारी के लिए ट्रेन से रवाना कर दिया गया। खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। What? You want me to wait for another 40 minutes? I don't believe you. No, forget it. बॉयफ्रेंड वेट करा रहा है। मैन, I tell you. अब आप 40 मिनट्स के लिए क्या करेंगी? No idea. Get idea. आइडिया इंटरनेट अपनाएं। चैट, अपलोड, सर्च और सर्फ करें अब 90% कम दर पे। बेहतर विदेशी निवेश के लिए 10 पॉइंट का एजेंडा। निवेश को किस तरह से री एनर्जाइज किया जाए। इन्वेस्टर और इंडस्ट्रियलिस्ट को हमें इन्हें वेलकम करना है। चादर में पैर उतना फैलाइए जितना चादर समाया है। इस तरह बेलगाम खर्चे से आपका ग्रोथ रुकता है। बहुत जल्दी इसका ट्रैक्शन दिख सकता है। यहाँ पे निवेश को रीस्टार्ट करना है तो आपको फिस्कल डेफिसिट को कम करना ही पड़ेगा। अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उनको रिवाइव करना चाहिए। निवेश जरूरी है। सरकार को सरकार की तरफ से नहीं देखना चाहिए, जनता की तरफ से देखना चाहिए। प्रधानमंत्री का एक शब्द है प्रधान, वो ना भूलें। जानिए कैसे बदलेगा भारत।
चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इन वक्त पर ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान हैमिल्टन में आज सीरीज का दूसरा वनडे खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। पहले वनडे में टीम इंडिया को शिकस्त उठानी पड़ी थी। अब टीम इंडिया दूसरे वनडे में जीत के साथ सीरीज को 1-1 से बराबर करना चाहेगी। होम ग्राउंड होने की वजह से न्यूजीलैंड के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। सीरीज के दूसरे मैच में दोनों जानिब से किसी बड़ी तब्दीली के इम्कानात कम ही नजर आ रहे हैं। पहले वनडे में शानदार सेंचुरी बनाने वाले विराट कोहली से आज के मैच में भी बड़ी इनिंग की तवक्को की जा रही है। न्यूजीलैंड ने आखिरी खबरें मिलने तक 1 विकेट के नुकसान पर 59 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में शिया ज़ायरीन को निशाना बनाते हुए किए गए कार बम धमाके में 20 अफराद हलाक और 30 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। महलूकीन में बच्चों, खवातीन के अलावा हिफाजती अमले के भी अरकान शामिल हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक शिया ज़ायरीन ईरान से लौट रहे थे कि कार बम से बस को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के शिमाली वज़ीरिस्तान में शिद्दत पसंदों के खिलाफ पाकिस्तानी फौज ऑपरेशन चला रही है। वक्फे वक्फे से पाकिस्तानी फजाइया के जेट तैयारे और हेलीकॉप्टर मिलिटेंटों के ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं। बीती रात से अब तक फौजी ऑपरेशन में 40 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान के शहर कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम के 3 कारकुनों को नामालूम बंदूक बरदारों ने हलाक कर दिया। इन कारकुनों की हलाकत के बाद हुकाम ने फिलहाल कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम मुअत्तल कर दी है, जबकि इस मुहिम से मुंसलिक कारकुनों ने अदम तहफ़्फ़ुज़ के सबब मुहिम के बाइकआउट का ऐलान किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान को शाम पर होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दिया गया दावतनामा वापस ले लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने यह कदम ईरान के उस बयान के बाद उठाया है जिसमें ईरान ने कहा था कि अगर जिनेवा मुरासिले की बुनियाद पर शाम के बहरान का हल तलाश किया जाता है तो ये इसके लिए नाकाबिल कबूल होगा। अब जबकि ईरान जिनेवा अमन मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेगा, शामी अपोजिशन इत्तेहाद ने अमन मुज़ाकरात में शिरकत पर रजामंदी जाहिर कर दी है। is deeply disappointed by Iranian public statements today that are not at all consistent with that stated commitment. He continues to urge Iran to join the global consensus behind the Geneva Communique. Given that it has chosen to remain outside that basic understanding, he has decided that the one-day Montreux gathering will proceed without Iran's participation. मॉन्टेरो इजलास में ईरान शिरकत नहीं कर सकेगा। क्यों? इसकी वजह अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल बान की मून के तर्जुमान ने अभी बताई। वैसे भी बान की मून के इस दावतनामे ने काफी हलचल मचाई। अमेरिका और शामी अपोजिशन को अक़वाम मुत्तहिदा का ये अमल अच्छा नहीं लगा और इन दोनों ने ही अपनी नाराजगी का बरमला इजहार किया था। शामी अपोजिशन ने तो मुज़ाकरात में शिरकत न करने तक की धमकी दे दी थी, लेकिन ईरान को दिया गया दावतनामा वापस ले लिए जाने के बाद इसने अमन मुज़ाकरात में शिरकत करने की बात कही है। शामी अपोजिशन इत्तेहाद ने एक बयान जारी किया है। इसका कहना है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के इस कदम का खैर मकदम करता है। अपोजिशन का कहना है कि ईरान बातचीत की शराइत पूरी नहीं करता, इसलिए मुज़ाकरात में इसकी शमूलियत से अमन अमल मुतासिर हो सकता था। अभी ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि आखिर किस बिना पर बान की मून ने ईरान को मुज़ाकरात में शिरकत की दावत दी थी। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा था कि जवाद जरीफ से हुई हालिया कुछ दिनों में बातचीत के दौरान ईरान ने अमन मुज़ाकरात में तामीरी रोल निभाने की यकीन दहानी कराई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। शाम के बागियों की हिमायत करने वाले मुल्क कतर के तावन से बशर अल असद हुकूमत के खिलाफ एक रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में बैनुल अक़वामी अदालत के 3 साबिक इस्तिग़ासा ने बशर अल असद हुकूमत पर बड़े पैमाने पर कत्ल व गारतगिरी करने का इल्जाम आयद किया है।
तवज्जो तलब है कि ये रिपोर्ट ऐसे वक्त मंजर आम पर आई है जब शाम के बहरान का सियासी हल निकालने के लिए बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होने जा रही है। थाईलैंड में वज़ीर आज़म यिंगलक शिनावत्रा की हुकूमत के खिलाफ